अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक एचआर का फंक्शन है ना, मेरे नज़दीक वो रिक्रूटमेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आप सही बंदा रख लें, सही वक्त पे रख लें, सही जगह पे रख लें, आपकी ज़िंदगी आसान। बट ये होता बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस ये होता है कि हमारे यहाँ दो तरह के इदारे काम करते हैं। वन इज़ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, मेट्रो, कैश एंड कैरी, नेस्ले, कोक, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस डिफरेंट है और स्ट्रक्चर्ड में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस डिफरेंट है। सबसे पहले हम ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता क्या है। व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट? Recruitment is a process of searching for, evaluating and hiring experienced and qualified people to fill an existing vacancy at a company. दो तरह की वैकेंसीज होती हैं। एक होती है जब बंदा जा रहा होता है, रिप्लेसमेंट, और एक होती है न्यू वैकेंसी। इसके अलावा जो है ना, वो कोई किसी किस्म की वैकेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो रिक्रूटमेंट होता ये है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कि आपको एक बंदा ढूंढना होता है। वो बंदा ढूंढ के आपने ऑर्गेनाइजेशन में पूरे प्रोसेस से गुजारना होता है। वो प्रोसेस सिलेक्शन का होता है, आप किस तरह से बंदे को ढूंढते हैं। रिक्रूटमेंट से पहले एक्टिविटीज़ क्या आती हैं, रिक्रूटमेंट के बाद एक्टिविटीज़ क्या आती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्वालिफाइड, यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस्ड। तो आप फ्रेश ग्रेजुएट भी ढूंढते हैं, उनको भी आपने सर्च करना होता है, उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा जी, आगे आएगी जी, इट यूजली फॉलोज अ स्पेसिफिक प्री डिफाइंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस दैट इज हाईली स्टैंडर्डाइज्ड, टिपिकल, इम्प्लीमेंटेड इन पीरियड्स ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू स्टाफ टर्नओवर। बिल्कुल ठीक। अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। आजकल एचआर वालों को एक बड़ा चैलेंज आता है, यार टर्नओवर बहुत हाई है, लोग बड़ा छोड़ के जा रहे हैं। टेक्निकल साइड की तरफ अगर हम देखें, सॉफ्टवेयर हाउस में अगर हम देखें, तो लोग तो ऐसे छोड़ते हैं जैसे उनको लगता है यार कि मतलब हम सिर्फ एक फ्लेवर लेने आए हैं किसी भी इदारे का, और जल्दी जल्दी वो छोड़ के चले जाते हैं। तो एक तो एचआर वालों ने बैकअप भी प्लान करना होता है। तो रिक्रूटमेंट कई इदारों में इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। टेक में मेरा टोटल आई थिंक कोई 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी ओवरऑल 20 साल का। कई जगहों पे रिक्रूटमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट है और एचआर सेपरेट डिपार्टमेंट है। अब आपका सवाल ही होना चाहिए कि क्यों भाई, क्यों? देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ लॉजिक, और हम आगे जाके उसको डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, हमने बात की रिक्रूटमेंट की, अब हम ज़रा बात करते हैं टैलेंट एक्विजिशन। मोर लेस हैं ये सेम, लेकिन एचआर जैसे पहले पर्सनल था तो अब वो कन्वर्ट कर दिया गया एचआर में। इसी तरह रिक्रूटमेंट था, अब वो आगे टैलेंट एक्विजिशन। अब आपने देखा होगा बड़ी लेविश किस्म की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेजिग्नेशंस आती हैं, हेड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन एंड ओडी, ठीक है, हेड ऑफ रिक्रूटमेंट मैनेजर। तो उन्होंने कहा जी यार रिक्रूटमेंट को बजाय आप टैलेंट एक्विजिशन करें। अब रोल जो है ना वो इवॉल्व हो गया। टैलेंट एक्विजिशन है जी, टैलेंट एक्विजिशन इज सिमिलर टू रिक्रूटमेंट इन द सेंस दैट इज शेयर दैट सेम एम ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट पीपल टू वर्क फॉर योर कंपनी। उधर हमने ये देखा कि रिक्रूटमेंट में हम कह रहे थे कि एक प्रोसेस से हम गुजारते हैं किसी कैंडिडेट को, क्वालिफाइड कैंडिडेट को, उसके बाद हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हम ढूंढते हैं। तो टैलेंट एक्विजिशन ये कहता है कि सेम है जिस तरह रिक्रूटमेंट है, लेकिन सेम फाइंडिंग द बेस्ट पीपल टू वर्क फॉर योर कंपनी। बेस्ट बंदा आपने रखना है। इतने ज़्यादा लोग होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से टूल्स होते हैं, किस तरह आपको पता चलता है कि यार ये बंदा जो है फिट है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? कौन कौन से टूल्स होते हैं जो आपको लगता है कि बड़ा हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं? एनी आइडिया? हाँ, और साइकोलॉजिकल टूल्स, हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम ये क्यों कहते हैं यार इस बंदे का एटीट्यूड ठीक नहीं था? आपको होता है रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस। पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा समझाता हूँ। शादी होती है किसी खातून की, वो जाती है वहाँ पे, सब शादी से पहले बहुत अच्छे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मिठाई खा रहे हैं, खाने हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं। शादी के बाद वो जाती है, वो देखती है क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया। आई मीन देयर इज़ अ प्रोसेस।
पर्सनल लाइफ को उसके साथ ज़रा देखें, रिक्रूटमेंट, वहाँ पर भी जाके आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं यार कि यार ये तो पहले एचआर वालों ने मुझे दिखाया कुछ और था और ये बाद में कुछ और आया। तो आई मीन उसको हम एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कहते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग जो होती है वो इससे लिंक करती है रिक्रूटमेंट से। आगे जाके हम उससे उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि वो है क्या। आपने कैंडिडेट को वो बताना वो है, दिखाना वो है जो एक्चुअल है, क्योंकि इन द एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। ऐसे ही है। लेकिन बात यह है कि देखें, इन द एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर आप उसको एक झूठ दिखा के जो कि एक्चुअल नहीं है, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में आपने क्लेम किया लिंक्डइन पे, आपने फेसबुक पे क्लेम किया कि आप मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, और वो आ गया, कहाँ है यार, हमने सिर्फ लिखा था वहाँ पे, हम देते नहीं हैं। पॉसिबल नहीं हो सकता ना। इन दैन यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप उसके ऑफर लेटर में, अपॉइंटमेंट लेटर में आप ये चीज़ें लिख रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि अगर कुछ इदारे ऐसा कर रहे हैं तो आपने वैसा नहीं करना। ओवरऑल जो आपकी रियलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपने बतानी है। आपको यही पता होगा कई जगहों पर लोग ऑफर लेटर ही देते हैं, कई जगहों पर लोग अपॉइंटमेंट लेटर्स ही देते हैं। आप मांगे तो वो कहेंगे हमारी पॉलिसी नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव पॉलिसी। लेकिन लॉ ये कहता है और आपकी रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिस ये कहती है कि आप उससे कांटेक्ट भी करें, अपॉइंटमेंट लेटर भी दें, ऑफर लेटर भी दें, लेकिन नहीं देते। कई ऐसे इदारे हैं मैं जानता हूँ जहाँ पर नहीं देते लेटर्स। तो मतलब वो हैं, अब वो तो नहीं आपने किसी पॉलिसी में लिखा हुआ, मतलब जो आपके हक में ठीक है, जो आपको सही लग रहा है वो आपने नहीं लिखा हुआ, जो मतलब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू। खैर इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल, हम आगे जाके जरा रियल टाइम सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे। सर तो ऐसा क्यों करते हैं, ऑफर लेटर में देते कहते हैं जी हम कॉल पे बता दिए, हम ऐसे ही करते हैं। सम टाइम कुछ इदारे, सारे इदारे नहीं, कुछ इदारे जो है ना वो इसलिए ऐसे करते हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि उनको ये लगता है यार कि ये एम्प्लॉय को हमने अगर ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया तो ये कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन, कहीं और जाके उस ऑफर को नेगोशिएट कर लेगा। पहला चीज़ तो ये हो गई करंट ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी चीज़ ये है, मैं एक बहुत बड़े ब्रांड, रिटेल ब्रांड में कंसल्टेंसी कर रहा था, तो वहाँ पर भी यही था। मैं रोज़ सीईओ के पास जाऊँ, मैं कहूँ सर हमने ऑफर लेटर देना है, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाना है, अपॉइंटमेंट लेटर, नहीं वी डोंट नीड दैट। कहते सर वाई यार कल को हम पे कोई केस कर देगा। मैंने कहा सर केस कैसे कर सकता है कोई आप पे? नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर हमने दिया। असल में होता ही है कि आप अपॉइंटमेंट लेटर में क्लॉजेस, चीज़ें लिखते हैं ना। प्रोविडेंट फंड आपने इंप्लीमेंट नहीं किया होता, अपॉइंटमेंट लेटर में आपने लिखा होता। ग्रेजुटी आपने इंप्लीमेंट नहीं की होती, EOBI, सोशल सिक्योरिटी आपको देनी है, आप नहीं देंगे तो जाके वो आप केस कर देगा। तो इसलिए लोग जो हैं, इदारे, जो बड़े बड़े इदारे, मैं ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बड़े इदारों को जानता हूँ जो कि इससे ग्रेज करते हैं। वो ये कहते हैं यार हमने ये चीज़ें जो है ना वो नहीं देनी। अच्छा, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपके साथ, प्रैक्टिकल के साथ हम प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करें, वो ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव है। अब जैसे देयर इज़ अ सिनेरियो कि यार ऑफर लेटर हम नहीं देंगे, लोग नहीं देते, क्यों नहीं देते? देयर इज़ अ रीज़न कि यार लोग क्यों नहीं देते। भाई आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यार ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कहते हैं, बड़े बड़े इदारे कहते हैं यार हमने नहीं देना। खैर जी आगे आइए। जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आ रही हैं, रिक्रूटमेंट और वास्ट हो रही है, रोल इवॉल्व हो रहा है। कई जगहों पे टेक्निकल रिक्रूटर्स हायर किए हैं, टेक में पर्टिकुलरली। ग्लोबलाइजेशन, हम यहाँ बैठ के हायरिंग किसके लिए कर रहे हैं? टर्की के लिए। हायरिंग कहाँ कर रहे हैं हम? अमेरिका के लिए। हायरिंग किसके लिए कर रहे हैं? UK के लिए। जिसको हम हायर कर रहे हैं उसको नहीं पता मैं पाकिस्तान से कॉल कर रहा हूँ, उसको ये पता है कि ये वहीं बैठा है उस कंपनी का। हम रियल टाइम एग्जांपल लेते, मैं एक इदारे में, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा था, तो मैं उसे कॉल कर रहा था, हाई दिस इज हसन रज़ा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ब्ला ब्ला कंपनी, सो यू आर इंटरेस्टेड? होगा हाँ, यस आई एम इंटरेस्टेड। तो जो आपका रोल जो है वो बड़ा होता जाता है, इसलिए आपका जो एरिया है वो रिक्रूटमेंट का वो भी बड़ा होता है। टेक्निकल रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर हम आगे जाके एक सेशन है हमारे शॉपिस्तान के जो डायरेक्टर HR उनके साथ भी हम आगे टॉक रखेंगे। टेक्निकल रिक्रूटमेंट इज़ अनदर सब्जेक्ट जो रिक्रूटमेंट से बिल्कुल सेपरेट है। ये मिस सदफ़ यहाँ बैठी हुई हैं, ये टेक्निकल रिक्रूटमेंट कर रही हैं, कल्बे यहाँ बैठी हुई हैं, ये टेक्निकल रिक्रूटमेंट कर रही हैं। आपके पास डिफरेंट पोजीशन है टेक्निकल की। आपके पास पोजीशन ही नहीं है कि एडमिन मैनेजर आपने रखना है, एडमिन ऑफिसर रखना है, आपके पास पोजीशन है RO इंजीनियर रखना है, स्टैक्स। तो आपका रोल और ब्रॉडर होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिक्रूटर /
टैलेंट एक्विजिशन स्लैश टेक्निकल रिक्रूटर कहाँ मिलती है? सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी तक देखा है सॉफ्टवेयर हाउसेज। मेरे पास थोड़े दिन पहले एक बंदा आया, उसने कहा जी हसन भाई मुझे बताएं मैंने जॉब चेंज करनी है, मैं कहाँ करूँ जॉब चेंज? मैंने कहा यार सॉफ्टवेयर हाउस में कहीं ज्वाइन कर लो तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। है तो मुश्किल लेकिन ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लाइन मैनेजर आपसे ही पूछता है, जो डेली सिंक होती है, डेली सिंक में क्या बना, क्या अपडेट्स हैं, तो आप आगे से कहते हैं कि अभी चल रहा प्रोसेस। फिर कैंडिडेट्स की तरफ से बड़े चैलेंजेस आते हैं, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करके नहीं आते। दीज आर द रियल टाइम सिनेरियोस, और ये सारा का सारा रिक्रूटमेंट में होता है। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करेंगे और फिर आप उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन करना हो ओके नहीं आ रहे हम। तो ये एक चैलेंजेस रिक्रूटर को आते हैं रियल टाइम, जो कि उसको फेस करने पड़ते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएगी 3 मेन फंक्शंस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस आर अट्रैक्ट अ पूल ऑफ सुटेबल कैंडिडेट, डिटर अनसुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम अप्लाइंग, क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। शुरू में ना ये बड़ा होता था, लोग कहते थे यार सीवी इकट्ठे कर लो, ये रिक्रूटमेंट है। कॉल करो जी दानियल चीमा साहब को, कॉल करें जी इकबाल साहब को, हाफिज़ बिलाल साहब को, तीनों मेरे साथ यहीं बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम कॉल करते थे तो सीवीज आ जाते थे। अब ये सिनेरियो नहीं है, अब रोल चेंज हो गया। अब रोल ये है लिंक्डइन, देयर इज़ अ टूल। पहले मैं समझता था लिंक्डइन बस मतलब है थोड़ा सा 2005-6 में जब हम ऐसा यूज़ किया। नाउ देयर इज़ अ लिंक्डइन रिक्रूटर, लिंक्डइन लाइट। कितने लोग जानते हैं कि लिंक्डइन रिक्रूटर नाम की कोई चीज़ है? हाथ खड़ा करें। कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? यूज़ कितने लोग कर रहे हैं? आप भी करें यूज़, वंडरफुल। एंड लिंक्डइन लाइट आप भी यूज़ करें। आगे बुलियन सर्च का कितने लोगों को पता है? व्हाट इज़ बुलियन सर्च? अब ये एक टूल है कैंडिडेट को ढूंढने का। हम क्या करते थे, फ़ोन कर लेते थे rosie.pk, यार बड़ा अच्छा टूल है, वहाँ से ढूंढ लो। इंडीड है, वहाँ से ढूंढ लो। अब जो रोल इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टूल्स की तरफ जा रही है, ऑनलाइन टूल्स। वो देखते हैं कितने लोगों ने एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ किया, ATS। आप मनाटल, हाँ ठीक है। जोहो नहीं यूज़ किया कोई? तो अब डिफरेंट एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो हैं वो आ रहे हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में वैसे मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट की बात करें, CV और रिज्यूमे ख़त्म हो जाएगा। हम कैंडिडेट को लिंक्डइन के प्रोफाइल से ढूंढेंगे, ये याद रखिएगा। रीज़न है, लोग डरते हैं कि मैं CV दे दूंगा तो करंट एम्प्लॉयर के पास पहुंच जाएगा। लिंक्डइन के प्रोफाइल तो पहुंच जाए, जिसके मर्जी पास पहुंच जाए। लेकिन आने वाले टाइम में व्हाट आई थिंक दैट कि जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वही मेन काउंट करेगी। अच्छा जी, क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? एक टेक्निकल रिक्रूटर कैसे पॉजिटिव इमेज बनाता है ऑर्गेनाइजेशन का? एनी गेस? रिक्रूटमेंट के लिए एक बंदा आ रहा है, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। हाँ, सबसे पहले जब कैंडिडेट एंटर होता है किससे मिलता है? सिक्योरिटी गार्ड से। यस, एग्रीड। वो एम्बेसडर होता है। और जब कैंडिडेट एंटर होता है, सबसे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड को, अच्छा जो कैंडिडेट होता है वो ऊपर से लेके नीचे देखता है कैंडिडेट कि यार ये कैसा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका, वहीं से जर्नी स्टार्ट हो जाता है आपके पॉजिटिव इमेज का। अमूमन क्या होता है कई जगहों पे, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, मैं आपको रियल टाइम सिनेरियोस, आई शेयर द रियल टाइम सिनेरियोस। सिक्योरिटी गार्ड जनाब सिगरेट लगा के बैठे हुए हैं, उनकी भी मजबूरी है, चाय का कप हाथ में पकड़ा हुआ है। कई दफ़ा यूनिफॉर्म अच्छा होता है, कई दफ़ा नहीं होता, मजबूरी है, मिलता ही। तो फर्स्ट इंप्रेशन कैंडिडेट का जो होगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो ख़राब हो जाता है। ही वाज राइट कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ही फर्स्ट इंप्रेशन आपका डालता है। इमेज, आप उसको बुलाते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, पहले तो एडमिन वाला आपकी तरफ देखते हैं ना कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने की, क्योंकि वो उनके एम्बेड में होता है ना। फिर वो बुलाते हैं, आप उसे कहते हैं यार कि प्लीज़ इसको ज़रा समझाएं, बताएं कि चीज़ें ठीक नहीं है। फिर वो आता है, आके सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी देर के लिए समझता है, 2-3 दिन वो ठीक रहता है, चौथे दिन फिर वो वैसा हो जाता है। फिर आप उसके पास जाते हैं, मतलब आप उसको हैमरिंग करते हैं, आप उसको समझाते हैं यार कि तुम ज़रा ठीक रहना। फिर कैंडिडेट अंदर एंटर होता है, आप उससे मिलते हैं, जिस तरह आपने ड्रेसिंग की है। अच्छा, इससे पहले भी एक प्रोसेस है। इससे पहले प्रोसेस ये है कि इंटरव्यू तक लाना भी एक बड़ी कामयाबी होती है। आजकल ये पर्टिकुलरली जो
हम सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो हम काम कर रहे हैं, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं इसको रिलेट करूँगा आपको रियल टाइम एग्जांपल से। आजकल हम ये कहते हैं कि यार लोग नहीं मिलते। ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मतलब लोग कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन कहती है हमें लोग नहीं मिलते। देयर इज़ अ रीज़न क्या है? रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा। हाफिज़ साहब इधर आपने देखना ज़रा, मतलब प्लीज़। हाँ, तो रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहला जो कंसर्न मैं बताता हूँ, जो हमारे बड़े थे ना, जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की थी, उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तो वो डांट सुन लेते थे, डांट सह लेते थे कि कोई बात नहीं यार, खैर है, बच्चों के लिए कमाना है, सारी चीज़ें करनी है। फिर हम बड़े हुए, हमने जॉब्स की, तो जब हमने जॉब की तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ निकली, लेकिन हमने भी सह सू लिया कि यार ठीक है यार, कर लेंगे मैनेज, कुछ ना हो समहाउ, चलो यार देख लेते हैं। अब जो जी जेन आ रही है वो कहती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट पैकेज। मैंने किस चेयर पे बैठ रहा है मुझे वो चेयर दिखाएं, मेरी टेबल कैसी होगी मुझे टेबल दिखाएं, मेरा ऑफिस कैसा होगा। यस वो किसने करना है? रिक्रूटर ने, क्योंकि उसने पहले पिच करनी है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे रियल टाइम सिनेरियोज में, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा था, तो पहला दिन एक ओरिएंटेशन हमारी चल रही, बच्चा बड़ा अच्छा, बड़ा अंग्रेज़ी और ये बड़ा ना, कहता हसन भाई आई वांट टू से समथिंग टू यू। मैंने कहा यस प्लीज़, मैं आना आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। मैंने कहा यार बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा यार पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमारी ओरिएंटेशन चल रही है, सीईओ भी बैठा हुआ है, ये वो। बच्चा 27-26 साल का, मैं कह सकता हूँ क्योंकि 39 ईयर्स मेरी एज है। तो मैंने कहा ओके यार, व्हाट डू यू वांट टू से समथिंग, प्लीज़ गो अहेड। कहते हैं आपने मुझसे ये नहीं पूछना कि मैं आऊँगा कितने बजे। मैंने कहा यार पहला दिन चल रहा है और ये पहले दिन ओरिएंटेशन हो रही है। मैंने कहा क्यों, क्या रीज़न है? कहते देखिए आपने मुझसे, अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है कोई और बात है। कहते हाँ एक और है। मैंने कहा हाँ बताइए। आपने मुझसे ये भी नहीं पूछना कि मैं काम कैसा कर रहा हूँ। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, मैं आता हूँ आपकी तरफ। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने अपने सीईओ की तरफ देखा। थोड़ी देर के लिए ना मुझे फील हुआ लिटरली कि शायद हमने हायरिंग ठीक नहीं की, थोड़ा सा ना फील हुआ। लेकिन क्योंकि फिर बाद में ना मुझे एहसास हुआ कि ये जी जेन है। जी जेन को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। वो ये कहता है कि मुझसे पूछना नहीं। अच्छा हमने ना 3 महीने एज ए केस स्टडी उस पर काम किया, उस लड़के पे। एक दिन नहीं था जब वो टाइम पर आए, हमेशा लेट। लेकिन क्योंकि वो हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है तो उसमें हम कुछ इतना नहीं, वर्किंग आवर्स हैं तो उसमें हम कर लेते थे, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। लेट ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम देखा यार इसकी ना परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस क्या ले जी। अच्छा उसने हमें कहा था कि आपने मेरी परफॉर्मेंस देखनी है तो क्लाइंट से फीडबैक लें। ठीक है, वो गोरा था, उसकी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी थी लड़के की, वो गोरे के साथ डायरेक्ट काम कर रहा था। हमने क्लाइंट से फीडबैक लिया, फीडबैक ज़बरदस्त, मतलब काम वो अच्छा कर रहा है। लेकिन एक उसकी बंदे की वजह से मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ख़राब हो। बाकी लोग कह रहे हैं यार हमें भी आप ही ऐसा टाइम। खैर इन दैट वी हैव फिक्स इट, बट एज ए रिक्रूटर दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हम देखें कि हमने ऐसे केसेस को कैसे मैनेज करना है। हमने सेल पिच तो बड़ी अच्छी कर दी, हम ले आए उसको, हायर भी कर दिया। नाउ देयर इज़ एन इशू रिटेंशन, हम रिटेन कैसे करें उसको, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा पॉजिटिव इमेज जो मैंने आपको कहा, हम बाहर किसी इदारे में जाते हैं, हम एज ए ब्रांड एम्बेसडर जाते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, रिवाज के हेड ऑफ HR हैं, कल्बे हैं, एमरल्ड लैब से मिस सदफ़ हैं, क्रेसेट से मुसेरा हैं, दानियल चीमा साहब हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम मुझे भूल गया है। तो आई मीन डिफरेंट एम्बेसडर्स हैं हम यहाँ पर। जिस तरह लोगों से बिहेव करेंगे, जिस तरह हम लोगों से बात करेंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे। हम कुछ गलत बात कह रहे होंगे, यार देखो वो फलां ऑर्गेनाइजेशन का बंदा आया था, वो ऐसा गया था। अच्छा ग्लास डोर रिव्यूज़ कितने लोगों को पता है? ग्लास डोर रिव्यूज़ में देयर इज़ अ वेबसाइट जहाँ पर आप जाएं, किसी भी इदारे के बारे में आप कुछ भी कह दें,
वो रिकॉर्ड कर लेगा। नहीं, गूगल इज डिफरेंट। ग्लास डोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस का है। आप वहां पर जाएं, वहां पर आप लिखें सर्विस सेल्स कॉर्पोरेशन या कोई भी इदारे का नाम लिखें, वो आपको जो है ना वो रेटिंग बताएगा कि इस टाइम इस इदारे की क्या रेटिंग है, और ऐसे ऐसे कलमात आपको मिलेंगे। अच्छा, मजे की बात है कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ग्लास डोर चाहे भी तो उसको डिलीट नहीं कर सकता, जो आपने लिख दिया, जो आपने लिख दिया। तो लोग क्या करते हैं, टेक्निकल रिक्रूटर, इमेज की बात बता रहा हूं मैं आपको। हम क्या करते हैं कि हम किसी कैंडिडेट को कॉल करते हैं, वो क्या करता है, लैपटॉप के सामने बैठा होता है। हाय, दिस इज हसन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ब्ला ब्ला कंपनी। ओके जी, यार कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। सीधा ग्लास डोर पे गया वो, भैया ठीक है ओके। यार भाई मैं यहाँ से बोल रहा हूँ यार, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे साथ काम करेंगे? हाँ ठीक है। कौन सी कंपनी? ये कंपनी। ओके। लैपटॉप, आपकी कॉल चल रही है, पहली दफ़ा कॉल किया आपने उसको, और वो लैपटॉप पे जाके आपके रिव्यूज़ देख रहे हैं, और ठक उसने कहना है आपकी तो रिव्यूज़ अच्छे नहीं, आप तो सैलरी टाइम पर नहीं देते, आप तो लोगों को तंग करते, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड का हिस्सा है। और वहाँ रिकॉर्ड का हिस्सा है, फिर वो लॉन्ग टर्म हो रहा है। अच्छा, टेक्निकल रिक्रूटमेंट या रिक्रूटमेंट में आप इमेज के, अब क्या करते हैं लोग, आपने बंदे रखे लिंक्डइन पे, ज़बरदस्त किस्म की पहले दिन की एक फ़ोटो लगा दी, या जी ज्वाइनिंग वन एम्प्लॉय, ज़बरदस्त है, उसको कोई गिफ्ट दिया। दिस इज अ जर्नी, जिस तरह अभी दानियल साहब ने बताया कि एक जर्नी सिक्योरिटी गार्ड से लेके बाकी लोगों तक, वो सारे का सारा आपका लिंक करता है पॉजिटिव इमेज के साथ। जैसे हम बहुत बड़े इदारों की बात करते हैं, पहले दिन आप जाते हैं, वो पहले दिन लोगों को बड़ा यादगार रहता है यार कि बड़ा अच्छा था, प्रॉपर ओरिएंटेशन थी, रिक्रूटर ने हमें टाइम दिया, एचआर वाले ने हमें समझाया बताया, जिस तरह चीज़ें चलती रही और आगे बेहतर चलती रही। फिर आप रिव्यूज़ डालते हैं। आपने देखा कई इदारों में ना ओरिएंटेशन फीडबैक फॉर्म होता है, पहले दिन आप ओरिएंटेशन देते हैं, फिर उसको आप रेट करते हैं कि क्या है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, आपकी फाइल में लगता है। ये सारी चीज़ें ऐड हो रही होती हैं आपके पॉजिटिव इमेज में ऑर्गेनाइजेशन के। ये कोई बता सकता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होती है? तो मैं आपको बता रहा था कि इंटरनल, जिस तरह आप लोगों ने बताया कि जी प्रमोशंस होती हैं, कोई नया रोल आता है तो वो भी आप इंटरनली देख रहे हैं। एक्सटर्नल कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी भी बंदे को हमने लाना है, कोई स्किल सेट ऐसा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद नहीं होता, तो आपने नई पोजीशंस क्रिएट होती हैं, उस लेवल का आप बंदा लेकर आते हैं, तो फिर आप एक्सटर्नल जो है रिक्रूटमेंट वो करते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा हम एडवांटेजेस देख लें कि एडवांटेजेस क्या है। करियर प्लान फॉर एग्जिस्टिंग वर्कर्स एंड मोरल, लोग खुश होते हैं। कोई हम इंटरनली रिक्रूट कर लें, लोग कहते हैं यार कि ज़रा हमें फ़ायदा हुआ है कि करियर प्रोग्रेशन है, आगे हमें प्रमोट कर रहे हैं, यार अच्छी बात है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन जब आप ये चीज़ कर रहे होते हैं तो उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में नॉट ब्रिंग अ न्यू आइडियाज़ टू देयर न्यू जॉब। बाहर का बंदा आप लेकर आते हैं, बड़ा जोश और वलवला होता है, 3-4 महीने तो वो कहता है यार ज़बरदस्त, ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सपेक्ट कर रही होती है, वंडरफुल, क्या रिसोर्स हमने रखा है। जिस तरह नई दुल्हन नहीं आती, नई बहू आती है, उसको ऐसे प्रोटोकॉल मिलते हैं, हालांकि उसको पता नहीं होता कि मेरे साथ 6 महीने बाद क्या होनी है, तो ऐसे 3 महीने आपके गुजरते हैं, आप कहते हैं यार क्या बात है, मतलब ज़बरदस्त। सीईओ भी आपको मिल रहा है, सीईओ कह रहा है यार हे मैन हाय हाउ आर यू, सर ऑल इज़ वेल परफेक्ट। तो 4 महीने के बाद आप कहते हैं यार सीईओ मुझे बुला ही नहीं रहा, वो ही नहीं लगा रहा, पता नहीं क्या रीज़न है। हमारा अलमिया क्या है, मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ, हमारा अलमिया ये है कि हम बंदे को रख के डिसाइड करवाते हैं कि हमने उससे करना क्या। हमें पहले पता ही नहीं होता कि हमने उससे करवाना क्या। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था, तो इसकी वजह ये है कि इसकी वजह मैं आगे बता तो बिल्कुल ड्यू टू सम एक्सटेंट। दूसरी मैं आपको वजह बताता हूँ, सेठ साहब नया पैसा आया हुआ है, हर जगह पे पैसा आ रहा है। सेठ साहब का एक दोस्त है, उसने कहा यार ये देखो हसन रज़ा, मैं एक से कर रहा हूँ, बड़ा ये मतलब बड़ा अच्छा बोलता है, ट्रेनिंग्स और ये वो ना, मैं इसको तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। सेठ साहब के पास बैठ गया, हसन रज़ा वैसे ही फनकार आदमी, वो वहाँ जाके बैठ गया। मैंने कहा ठीक है ओके जी, चांस मिल रहा है। कहा जी सर कि यार मुझे बताओ कि एचआर के और बाकी, हसन रज़ा ने बता दी, एचआर या किसी और ने ABC ने बता दी। सेठ साहब ने कहा यस यार ही इज़ द राइट पर्सन,
लेकिन उसके नीचे 2 ऑलरेडी राइट पर्सन काम कर रहे हैं। हमें क्लैरिटी नहीं होती है, हमें ना बड़ी ज़ोर से ना जोश और जज्बा आया होता है रखो। असल में हम जब किसी बंदे को रखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें देख रहे होते हैं, रिक्रूटर प्लस CEO। अनफॉर्चुनेटली वन इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स, लिटरली अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड जो मैं समझता हूँ कि खैर रोल टू रोल ये डिफ़र भी करती हैं कि यार ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्या ऐड कर सकेगा। अगर ये कहीं जाके कोई बात करता है, खड़ा होता है, तो कितने लोग इसको जानते हैं, सुनते हैं, और इसको एक्चुअल काम की बात नहीं हो रही है अभी फ़िलहाल। हाँ, ये सिर्फ उसकी पर्सनालिटी की कि यार ये किस तरह से कर रहा है और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, जब वो रख लेते हैं CEO साहब 4-5 महीने कि 6 महीने के बाद उनको एहसास होता है यार ये तो बंदा बड़ा महंगा था, मैंने क्या किया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है रिक्रूटमेंट वाले का और HR वाले का। भाई JDs बनाई, JDs ही नहीं होती, जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं होती, ऑर्गेनोग्राम नहीं होता। एक बड़ा कॉमन एक डॉक्यूमेंट है HR का, एंड दैट इज एम्प्लॉय रिक्विजिशन फॉर्म। कितने लोग यूज करते हैं आप में से? कल में रोनो मैं आप भी नहीं। हाँ, रिक्विजिशन फॉर्म क्या होता है? रिक्विजिशन फॉर्म में क्या डिटेल होती है? HR बिजनेस पार्टनर है, उसका ERF क्या होगा? ERF हमने कब फिल करवाना होता है? पोजीशन फिल होने के बाद के पहले? पहले कितनी पहले? पोजीशन एडवर्टाइज करने से पहले क्या पोजीशन एडवर्टाइज करने के बाद? एडवर्टाइज करने के बाद, एडवर्टाइज करने से पहले। ओके। एडवर्टाइज करने से कितना पहले? सबसे पहले हम फॉर्म फिल करवाने जाते हैं। ERF फिल कौन करवाता है? HR वाला, करंट HOD कौन करता है फिल? लाइन मैनेजर फिल करता है, वो आपके पास भेज देता है। ठीक है, वो आपके पास भेज देता है। उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है ERF में? ले जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आया किसी भी लाइन मैनेजर की तरफ से, 3 चीज़ें ले लें कि उनको मुसीबत पड़ जाती है। उनको लिखना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। 100 में से 80% हमारे HOD/ लाइन मैनेजर्स उनको पता ही नहीं है कि JD होती क्या है। क्या करेंगे? E-कॉमर्स मैनेजर rosie.pk से ले लो, लिंक्डइन से उठा लो, लिंक्डइन से उठा के आप ही को भेज रहे होंगे। और भाई अगर मैंने कॉपी पेस्ट ही करना है तो मैं तो खुद कर लूँगा, हम खुद कर लेंगे। एक्चुअल पता नहीं होता। आपने उनसे 3 डॉक्यूमेंट जो है ना ज़रूर लेने। सबसे पहले ऑर्गेनोग्राम, सेकंड एम्प्लॉय रिक्विजिशन फॉर्म, तीसरा जॉब डिस्क्रिप्शन, और चौथा जो बजट अप्रूव होता है। हमने सर्विस में स्ट्रक्चर्ड इदारों में काम किया और बिल्कुल वहाँ पे चीज़ है। व्हाट अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड? HR वालों को वो बुला के सुबह सुबह धो रहे थे, बंदा नहीं दिया हुआ। और तुमने हमें बताया ही नहीं कि बंदा कौन सा रखना है, लाओ डॉक्यूमेंट दिखाओ मुझे। डॉक्यूमेंट ही नहीं होता। और HR वाला बेचारा वो थोड़ी देर फिर 3-4 महीने करा रहा होता है अपनी, चौथे महीने एक्चुअल वो रियलाइज़ करता है यार ये तो मेरे साथ हाथ हो गया। क्योंकि वो हाथ कर रहे होते हैं। हमारे ना पाकिस्तान में कुछ इदारों में कुछ लोगों की ना एक बड़ी साइकी है, टाइम गेन करें, दिहाड़ी लगा लो। जितना टाइम लगता है ना, लो टाइम। और HODs और बाकी जो लोग हैं, मैं खिलाफ नहीं उनके, मैं सिर्फ आपको रियल टाइम सिनेरियोज बता रहा हूँ, वो यही करते हैं। ग्लोबल टैलेंट एक्विजिशन ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त पाकिस्तान भी आए हुए थे। उनका नाम है शहबाज अली बेग, लिंक्डइन पे सर्च कीजिएगा उनको, शहबाज अली बेग। मैं उनके साथ एक इंटरव्यू कर रहा था। इंटरव्यू में मैंने उनसे एक सवाल किया कि डू यू थिंक दैट ये जो बाइसनेस जो होती है ये हायरिंग में एग्जिस्ट करती है? बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। एक अमेज़ॉन का बंदा और उसके सामने एक क्वेश्चन हो रहा हो कि जी आप बताएं कि जो फेवरेटिज्म है ये कितना एग्जिस्ट करता है हायरिंग में। आपका अभी इनकी जो ये सिचुएशन से मुझे लगा कि बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। और मैं आपको जेन्युइन बताऊं, वाकई एग्जिस्ट करता है। मैं आपको ना रियल टाइम सिनेरियोज बताता हूँ, मैं आपको फिर समझाता हूँ ज़रा थोड़ा सा। मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा सर आप बताएं कि जो लोग फेवरेटिज्म करते हैं, बाइसनेस होती है, लोग कहते हैं अपना बंदा रख लो, फलां जमात का रख लो, फलां मतलब रंग हो रहा है इसको रख लो, स्मार्ट है, आई मीन ये चीज़ें बताइए। उन्होंने कहा बिल्कुल होती है, लेकिन ये पूरी दुनिया में होती है, हमारे यहाँ नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है। एक बड़ी फेमस रिक्रूटर है, टेक्निकल रिक्रूटर, पेप टॉक पाकिस्तान के लिए मैं उनका इंटरव्यू करा था। उनका नाम है ट्रिशा चैपमैन, पता नहीं कुछ लोग आपके जानते भी हों, दुबई की है, वेरी फेमस, डॉलर्स में पैसे लेती है CV बनाने के। मैं उसके साथ गया, मैंने कहा मुझे
पेप टॉक चल रहा था, मैंने उससे कहा मुझे बताओ एक वाकया कोई ऐसा कि जब तुम इंटरव्यू देने गई हो तो तुम्हें ये चीज़ों को। उसने कहा मुझसे ऑस्ट्रेलिया में एक सवाल पूछा था जब मैं इंटरव्यू देने गई, उसने कहा आर यू मैरिड। मैंने उस पर सू कर दिया HR वाले पे, जहाँ पे वो इंटरव्यू देने गई। हमारे यहाँ तो लोग ऐसे बेतुके सवाल पूछते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब वो कमेंट भी देना स्टार्ट कर देते हैं कि जी आज आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, भैया आपने टोपी क्यों पहनी है, फलाना। दिस इज नॉट ऑफ बिजनेस। आप रेडी पे नहीं, आप उससे बात करें, क्योंकि लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक सवाल कि आप शादीशुदा हैं, सो कर, वो जीत गई वो केस जीत गई। अब यहाँ पर हम पाकिस्तान में किसी को करें तो वो तो मतलब बेचारी, सबसे डिफ़िकल्ट है ख़वातीन के लिए जॉब्स करना पाकिस्तान में। नहीं, ओवरऑल आसान नहीं होता, मुश्किल है। खैर अच्छा, ये होता कहाँ है, मैं आपको ये बताऊँ कि इसी का हम एग्जांपल जो है वो लेते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर्ड में भी होगा, मैं ये नहीं कहता क्वांटम कम होगा। कई दफ़ा HR मैनेजर्स या रिक्रूटमेंट मैनेजर्स को ये कॉल आती है, हेलो हम सुबह बंदा भेज रहे हैं, इसको रखो। आप नहीं रखते? मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, नहीं रखते? मुझे बताइए रखते हैं कि नहीं रखते? आप रखते हैं ना? नहीं रखना चाहिए, मैं भी नहीं रखता। मैं अब पता क्या करता हूँ, एक बहुत बड़े CEO हमारे मतलब मेरी फ्रेंड में जानने वाले, उन्होंने एक बंदे को भेजा। उन्होंने कहा यार इसको अपने प्रोसेस से गुजारो, अगर तो ये ठीक है प्रोसेस में तो इसको रख लेना, वरना ना रखना। उस बच्चे को मैंने प्रोसेस से गुजारा, जॉब दी। जॉब देने के बाद वो बच्चा जो है 2 दिन के लिए गायब हो गया। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, नंबर बंद। मैंने फिर फ़ोन किया, नंबर बंद। मैंने पोस्ट डाली लिंक्डइन पे, मेरी वायरल भी हुई है, आप देखिएगा। तीसरे दिन उसका मुझे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, उसने फिर कहा सर आप हसन रज़ा बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं तो इतने दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, नंबर काट दिया। फिर मैंने चौथे दिन उसको फ़ोन किया, फ़ोन नंबर बंद। नंबर मैंने कहा अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी हो गई हो। तो मैंने चौथे दिन उसको फ़ोन किया। मैं सिर्फ आपको एटीट्यूड की बात बता रहा हूँ कि रेफरेंस भी मरवाता है आपको कई दफ़ा। ले जी, चौथे दिन उसको बात हुई हमारी। मैंने कहा यार तुम्हारा फ़ोन कहाँ था? कहते सर वो ना गाड़ी में ना बंद पड़ा हुआ था तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सका। मैंने कहा चलो। मैंने कहा यार तुम आ नहीं रहे? सर मेरे लिए ना लोकेशन बड़ी दूर है। तो मैंने कहा यार जब तुम ऑफ़र के लिए आए थे, हमने सब तुम्हारी चीज़ें कही थी, तब तुमने ये बताना था। सर तब मैंने सोचा था कि मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन समहाउ मुझसे मैनेज ना हो सका। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, केस क्लोज्ड। 1.5 महीने के बाद दोबारा उसकी कॉल आ गई, सर मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। भाई क्यों? बस सर वो मैं कहा मेरी लोकेशन तो वही जो पहले थी, मैंने तो नहीं चेंज किया ऑफिस, अब तो मेरा ऑफिस वही है। सर मैं अब मैनेज कर लूँगा। मैंने कहा यार माजरत, अब अपॉर्चुनिटी नहीं है। लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे धोया बाकायदा। उन्होंने कहा नहीं आपको हेल्प करनी चाहिए। मैंने कहा नाउ वी नीड टू वेक अप कॉल कि सम टाइम आपको कैंडिडेट को ये बताना पड़ता है यार फॉर ग्रांटेड आपने चीज़ें नहीं लेनी होती हैं। सबसे ज़्यादा नौकरी कौन बंदा करता है? जो पैशनेट होता है और जो ज़रूरतमंद होता है। थर्ड शौकिया भी होता है, जो लोग शौक से करते हैं, लेकिन आपके साथ आपके साथ लॉन्ग टर्म जो हैं लोग वो चलिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों की राय डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर जो है वो मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि ये है। अच्छा जी, अगला है रिक्रूटमेंट फ्रॉम इनसाइड मोटिवेटर फॉर गुड परफॉर्मेंस और डिसएडवांटेज लोअर लेवल एम्प्लॉय में नॉट हैव कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट द हायर जॉब, relatively easier assessment of applicants as information is available, high powered employee might not be able to wait long enough for their turn, political in fighting for promotions। जो इंटरनल लोग होते हैं ना, उनका आपको आइडिया होता है, पता होता है, उनको आप असेस बड़ी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अब डिसएडवांटेज है, एक बंदे को आप प्रमोट करेंगे, दूसरा टांग खींचेगा उसकी, वो कहेगा यार ये क्या, एक ग्रुप बन जाएगा बाकायदा उसको गंदा करने के लिए, पॉलिटिक्स, बाकायदा पॉलिटिक्स बन जाएगी। और आपने ये स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, जिसको आपने प्रमोट करना है ना, जिनसे आप प्रमोट कर रहे हैं उनका रवैया चेंज हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि वही लोग जो हैं, जो उसके साथ खाने खाते थे या बैठते थे, देखते थे, नफरत करना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे नहीं, रिसेंटमेंट आ जाती है। हाँ, वो कहते हैं स्टार्ट तो बाद से आके बहुत रीज़न क्या है? हमें किसी भी जगह पे मैनेजर स्लैश बॉस स्लैश लीडर बनना सिखाया नहीं जाता। कोई ट्रेनिंग नहीं है किसी भी इदारे में। बैकअप के साथ व्हाट्सअप एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने वो जिस तरह भी सक्सेशन प्लानिंग की बात की, देयर इज़ अ रोड मैप
कि भाई तुमने ये ट्रेनिंग्स लेनी है, लम से ये करना है, फलां से ये करना है, तब तुम ये भाई यहाँ पे कर सकते हो। कितने लोग कर सकते हैं? तो वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ अलमिया ये है, किसी को गंदा करके आप ऊपर आ जाए, किसी को गंदा कर लें आप समझेंगे ऊपर आ जाए। फैक्ट, लोगों ने अपनी मतलब इसके ऊपर उन्होंने अपने प्रॉपर एक एजेंडा बनाया हुआ है कि जी अगर हमने ऊपर आना है ना, दूसरे को कुचल के आना है। ऐसा बीइंग HR और बीइंग रिक्रूटर आपने ये देखना है, जब भी आप किसी की प्रमोशन कर रहे हैं देख रहे हैं यार कि ऐसा ना हो। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, आउटसाइड रिक्रूटमेंट जो है, मैं वैसे दोनों ही करता हूँ। इंटरनल वैसे मैंने कम किया अपने करियर में, आउटसाइड मैंने ज़्यादा की, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली हैं। जो लार्जर पूल ऑफ टैलेंट है ना, वो आपके पास अवेलेबल होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास लोग कम होते हैं, उनका एक्सपोजर उतना नहीं होता, तो जो बाहर जो लोग होते हैं वो उस पोजीशन के अगेंस्ट उनके पास जो पूल है वो आपके पास ज़्यादा होता है। एक पोजीशन आप अप्लाई करते हैं, एक पोजीशन आप पब्लिश करते हैं लिंक्डइन पे, रोजी पे या डिफरेंट जगहों पे, कितने सीवीज जो हैं रिसीव होते हैं? एवरेज, रेलेवेंट इरेलेवेंट डाल के एवरेज नंबर 1000, यस 1000 प्लस, सारे मिला के, लिंक्डइन के भी मिला के, रोजी के भी मिला के। आसानी आपको ये होती है उसके अंदर कि आपको ना बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि JD से मैच भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इररेलेवेंट भी होते हैं। तो रिक्रूटर का काम होता है कि वो उसको शॉर्टलिस्ट करे। आसान नहीं होता। आप जब कोई भी जॉब पोस्ट करते हैं ना, आई वॉज इन पैनल डिस्कशन, हम फास्ट में थे, तो वहाँ पे डिफरेंट लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन एक बच्चे ने किया, उसने कहा जी कि आप हमें ये बताइए कि कितने एवरेज जो हैं स्टूडेंट पास आउट होते हैं और जॉब्स कितनी होती हैं। तो एक हम स्पेसिफिक जो हमारी टेक है उसके ऊपर बात कर रहे थे। आप यकीन माने उस पर्टिकुलर स्टैक में तकरीबन 40,000 बच्चा पास आउट होता है और उसकी पोजीशंस जो उस पर्टिकुलर स्टैक में जो काम कर रही हैं उसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोजीशन हैं वो 500, 500, 40,000 में, बाकी बच्चा कहाँ जाएगा? एंड दीज आर द फैक्ट्स जो कि हमने वहाँ बैठ के एनालाइज किया। मैं था और 3-4 और ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर लोग थे, वहाँ बैठ के हमने ये देखा। फिर आप कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, फिर वो करेगा क्या? वो एडमिन ऑफिसर के लिए भी अप्लाई करेगा, वो क्या करेगा, वो HR मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर देगा, हालांकि उसको जॉब नहीं मिल रही। आप बीइंग टेक्निकल रिक्रूटर या बीइंग रिक्रूटर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखें यार कि कौन सा बंदा है जो कि मेरे लिए फिट इन है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि रिलेटिवली हायर कॉस्ट। आप बहुत सारे फॉरम्स यूज़ करते हैं, लिंक्डइन पेड अकाउंट, रोजी पेड अकाउंट, इंडीड पेड अकाउंट, मुस्तकबिल.com पेड अकाउंट। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसके अंदर देखते हैं तो वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इंटरनल में वो महंगा नहीं पड़ता, एक्सटर्नल में आपको चीज़ें, हाँ टेक्निकल रिक्रूटर, हेड हंटर्स होते हैं वो लोग हैं। हाँ, रेफरल बोनस भी, यस रेफरल बोनस इज आई थिंक समहाउ विच इज़ गुड, देना चाहिए ज़रा, उससे रिस्पॉन्स भी ज़रा अच्छा था, पर्टिकुलरली अगर हम टेक की बात करें। अच्छा जी, सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्सटेंसिव एफर्ट पुट इनटू अ प्रोसेस लाइकली टू लीड टू अ बेटर कैंडिडेट सिलेक्शन। somehow yes agreed, आपको एक अच्छा कैंडिडेट जो है वो मिल जाता है बाहर से, क्योंकि लोग आते हैं उनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, जब आप उनको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं तो बेहतर होता है। रिस्की ऑफ गेटिंग द रॉन्ग पर्सन, यस। अच्छा, हम बड़े बड़े इंटरव्यूज़ लेते हैं, बड़े पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट करते हैं हम, जब हम बंदा रखते हैं पता चलता है यार ये तो वो था ही नहीं, हमने गलत हायरिंग कर ली। कभी आप में से किसी ने ये सोचा, मैंने तो सोचा, बड़ी दफ़ा सोचा, लेकिन वो इन द एंड मैं आपको कंक्लूजन भी आपसे शेयर करूंगा कि मेरा क्या था। कभी ये सोचा यार ये गलती कहाँ हुई पूरे हायरिंग प्रोसेस में? गूगल। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, हम रियल टाइम सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ गलती होती है? कोई जाके आपने कहीं देखा हो यार कि कहाँ गलती होती है? हम अमूमन गलतियाँ करते कहाँ हैं? लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। पहले तो हम जज करते हैं कि अंदर ही एंटर हुआ कैसे, पर्सनालिटी कैसी है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ये नहीं है।
तीसरा हम असेस करते हैं यार कि मेरा ख्याल है ये ऑर्गेनाइजेशन में चल जाएगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमने ना 2-3 इंटरव्यूज़ किए होते हैं अपनी लाइफ में, हम उसके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यार ये मुझे लगता है ये वही है, ये वही आइडियल है। एक्चुअल में वो आइडियल होता नहीं है। अच्छा, सम टाइम लोग पर्सनल भी हो जाते हैं इंटरव्यू। वो ये कहता है यार, ये वो इंटरव्यू आगे से कह रहा होता है यार मैंने तो आई हैव अचीव्ड दीज माइलस्टोन इन 3 years। ओ भाई, तुम्हें 3 साल लगे हैं, मैंने तो 10 साल में किया था। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप गट फीलिंग पे बहुत सारे फैसले कर रहे होते हैं आप, क्योंकि बिहेवियरल बेस्ड बाकी सारी चीज़ें सिचुएशनल वो आपके पास होती नहीं है। आप ये कहते हैं रियल टाइम आया है, ओके टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो 3 मिनट लगा देते हैं टेल मी अबाउट योर, ओ वाओ ये तो वही है जो मैंने ढूंढा था, मतलब जो मैं सोच रहा था। उन्होंने कहा ठीक है ओके। सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यूज़ हम नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप किसी बंदे को रखते हैं, कल्चरली फिट वो है या नहीं, कल्चरली फिट है या नहीं, वो अपने आप को अच्छा सेल करता है, अच्छा बोलता है, सवाल आप ऐसे करते हैं वो जवाब बड़ा ज़बरदस्त देता है, एक्यूरेट, आप कहते हैं यार क्या बात है। एक इंटरव्यू के अंदर आप किसी बंदे को जज नहीं कर सकते, जो कहता है ना कर सकते हो, भाई नहीं हो सकते। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, जहाँ भी जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं 3-4 इंटरव्यूज़ रखें ताकि वो खुल के सामने आए। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि रेफरेंस चेक। जिस बंदे को आप रख रहे हैं भाई उसका रेफरेंस ज़रूर चेक करें, इजाज़त लेके चेक करें, बंदे ने कितनी लड़ाइयाँ की, किसके साथ पॉलिटिक्स की, किसकी टांग खींची, क्या हुआ, ये फीडबैक मिलता है। हाँ ये ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अच्छा खाली ये फीडबैक नहीं होता कि आपने उससे जाके HR मैनेजर से पूछ लिया, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं तो आपने उससे पूछ लिया। यू नीड टू हैव अ रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म के अंदर, मैं एक इदारे के साथ काम कर रहा था पेल में भी और एक और इदारे के साथ सर्विस में, तो रेफरेंस चेक जब हम हायर करते थे तो वो पूछते थे कि आपका रेफरेंस हम किससे लें, तो वो 1-2 बंदों के नाम पूछते थे, हम उससे लेते थे, हम 1-2 और भी लोगों से रिटर्न में रेफरेंस ले लेते थे। कई पोजीशन ऐसे क्रिटिकल होती हैं जहाँ पे रेफरेंस चेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सिक्योरिटी में या बाकी जहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो जब भी आप बंदे को रखें प्रॉपर एनालाइज कर लें कि यार वो बंदा ठीक है कि नहीं ठीक, क्योंकि इन द एंड कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप, HR वाले, रिक्रूटमेंट वाले। सेठ साहब ने ये नहीं कहना ये बंदा कैसे रख लिया, तुमने ये हायरिंग की कैसे, हालांकि सेठ साहब से फाइनल इंटरव्यू करवाया था, उन्होंने ऑन बोर्ड किया था, सही रखा है तो मैंने रखा है, गलत रखा है तो आपने रखा है, एग्री डिसएग्री, ऐसा ही है ना। तो आपने वो गलत को सही में कन्वर्ट कर लें आप। लेकिन सर ज्यादा जिम्मेदारी भी तो HR वाली है। ऐसे ही मल्टीपल इंटरव्यूज किए, स्क्रीनिंग की, असेसमेंट किया, वो तो आपका जो CEO है 5 मिनट। सर देखिए, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। जो हमारा जो मेन कोर्स का जो इसका जो प्रेजेंटेशन का मकसद है वो यही है कि हम बेहतरीन कोशिश करके लोगों को पहचान सकें कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम ये एनालाइज कर सकें कि यार ये वाकई वो बंदा है जो एक्चुअल है। मैं सर 20 साल बहुत इंटरव्यूज़ किए, मैं ऐसे मतलब मेरा इंटरव्यू बड़ा फ्रेंडली होता है, बहुत फ्रेंडली, बंदा खुद ही सामने सारी चीज़ें खोल देता है और अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्किंग भी बड़ी अच्छी है, तो मैं पूछ भी लेता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड ही है सारी चीज़। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप किसी कैंडिडेट को ये कहते हैं ना कि हमने तुम्हारे 4 इंटरव्यूज़ करने हैं, डेफिनेटली आपको ये कहेगा, और टेक में तो बहुत ज़्यादा ही है, जिसको जॉब की ज़रूरत है ना पूरी प्रोसेस से गुजरेगा वो, जिसको नहीं ज़रूरत, आपको ज़रूरत ही नहीं, अगर वो कह रहे हैं छोड़ दें आप करें ही ना। ये मिस आपने टेक की बात की है, आप रिटेल में चले जाएँ, आप प्रोडक्शन में जाएँ, आप एक्सपोर्ट में जाएँ, आप होटल्स में जाएँ, लाइनें लगी हुई हैं, लाइन लगी, लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं यार मेरा इंटरव्यू करो, नहीं यार मेरा कोई रेफरेंस नहीं है वहाँ पे, लिटरली बता रहा हूँ। और टेक में तो वो टेक की दुनिया ही सेपरेट है, वहाँ पे तो लोग, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ जो हम रिटेल में या बाकी जगहों पे, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से कम है, लेकिन यस यू राइट, लेकिन आपको वही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, HR मैनेजर, CEO के साथ, हमारा बड़ा गोरा CEO। देयर इज़ अ सिनेरियो, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। हमें लोग जो थे ना वो ऑफ़र एक्सेप्ट करते थे, ज्वाइन नहीं करते थे। आपके सामने है, मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ, आपकी भी राय ज़रा चाहिए होगी इसके ऊपर। हम बैठे हुए, डेली सिंक चल रही है, मैं घर से ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है, वो शोर मचा रहा है, उधर से CEO अमेरिका से ऑनलाइन हुआ। तो
CEO साहब गुस्से में हैं, देखा यार 3 लोग हमें ज्वाइन नहीं किया अभी तक, आप लोगों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस ठीक नहीं है, आप आइडेंटिफाई करें, देखें कि लोग हमें क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, ऐसा टूल लेकर आए कि पता चल जाए कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गया, मैंने कहा यार मुझे लगता है मुझे कोई गैबी इल्म पढ़ना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, मतलब मैं किसी के दिल में घुस के कैसे देख सकता हूँ कि यार वो मतलब है। What do you think that what is the solution of this particular problem? मुझे ये बताइए कि आपने कोई अपना डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप ये देख रहे हो कि मैंने कितने लोगों को कॉल्स की, कितने लोगों ने कॉल्स उठाई, कितने लोगों ने रिजेक्ट की, कितने लोगों ने ओके किया, कितने लोगों ने मुझे आंसर दिया और कितने लोगों ने मुझे कहा कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपने बनाई हुई है? मुझे नहीं, हाँ एक्सेल शीट बनाई हुई है। हाँ क्यों बनाई है वैसे? वो बनाई क्यों है? अपने लिए नहीं, CEO साहब के लिए बनाई हुई है। जिस दिन CEO साहब को जाग गए ना उस दिन को अलग पता जाना है। HOD के लिए बनाई है। वो बुला कहते हैं क्या आप कर रहे थे दिनों से पोजीशन। हाँ सर ये देखिए हाँ। अच्छा एक मिनट है जरा, देखिए मैं ना माइक्रो मैनेजमेंट के हक में नहीं कभी भी, और ये दिस इज अ माइक्रो मैनेजमेंट, लेकिन सेठ साहब कह रहे होते हैं बनाइए करें। आपको बहुत सारी चीज़ें उनके लिए भी करनी पड़ी होती है कि यार ये ठीक है। इन द एंड वो कह रहे होते हैं कि जी कि कितने लोगों को कॉल्स की, वो भाई इतने लोगों को कॉल्स की। रिक्रूटमेंट वाले का ये KPI होना चाहिए कि कितने लोगों को कॉल्स की उसने। देखिए मेरे नज़दीक अगर आप मुझसे पूछें, लोग कहते हैं यार कि जो पोजीशंस फिल नहीं होती वो हसन अता से रब्ता करें, पोजीशंस फिल हो जाएंगी रिक्रूटमेंट के अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नज़दीक रिजल्ट काउंट्स, कितनी पोजीशंस आपने फिल की हैं, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एफर्ट लगी है, एग्रीड इम्पॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द पोजीशंस। क्या हायरिंग लीड टाइम होता है एक पोजीशन को फिल करने का? हायरिंग लीड टाइम का पता है आपको क्या होता है? एक पोजीशन को फिल करने का हायरिंग लीड टाइम कितना होता है? भाई रिक्वायरमेंट कंपनी के हमेशा यही होती है कल उसे ऑनबोर्ड कर लें, तो ये हायरिंग लीड टाइम नहीं होता। 45 डेज, करेक्ट, 45 डेज। लेकिन कोई सेठ इसको मानने को तैयार नहीं, कोई HOD इसको मानने को तैयार नहीं। उसे नोटिस देना, यस। नोटिस के अलावा यार पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वहाँ से आपने गुजारना नहीं। अच्छा आप क्या करते हैं, आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, हपड़ तपड़ ये वो जल्दी आपने बंदा ऑनबोर्ड कर लिया, ऑनबोर्ड किया, चौथे दिन बंदा छोड़ के चला गया। वो आओगे यार ये तुमने क्या बंदा रखा था? सर आपने कहा था इसको जल्दी ऑनबोर्ड कराना है, हमने ऑनबोर्ड जल्दी में, आपका काम जो भी होएगा वो फिर इसी तरह से होएगा। इन द एंड कौन रिस्पॉन्सिबल? रिक्रूटर। कौन रिस्पॉन्सिबल? टेक्निकल रिक्रूटर। कौन रिस्पॉन्सिबल? HR वाले। तो ये हमारी जो जॉब है ना ये थोड़ी सी है ज़रा डिफ़िकल्ट। हम कई जगहों पे ना रिक्रूटमेंट / HR वाले, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर से ये फेमस हैं हम, और फ्रंट एंड पे हाँ मोगैम्बो, हम फ्रंट एंड पे ये हो रहा है, लेकिन हमारे बगैर ऑर्गेनाइजेशन चल भी नहीं सकती अल्हम्दुलिल्लाह।